सूखे पर एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। सूखे से प्रभावित 10 में से 8 राज्यों में बुरे हालात। फसलों की बर्बादी के बाद पीने के पानी का संकट भी गहराया। एबीपी न्यूज की पड़ताल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में 52 दिन की औसत बारिश 30 दिन पर सिमटी। टीकमगढ़ में बंदूकों से पानी की जाती है निगरानी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 11 में से 7 बांध सूखे। परभनी और लातूर में टैंकर के पानी की लूट रोकने के लिए धारा 144 लागू। उत्तर कर्नाटक के 12 जिलों में पिछले 3 साल से सूखा। घंटे भर मोटर चलाने पर मिलता है 1 बाल्टी पानी। छत्तीसगढ़ में 5 जिले सूखे की चपेट में। 3 साल में 302 किसानों ने खुदकुशी की। शादी में पानी के इंतजाम के लिए बैठती है पंचायत। राजस्थान के 5 जिलों में सूखे की मार। कई इलाकों में कुओं का पानी सूखा। आंध्र और तेलंगाना के कई जिले भी 3 साल से सूखे की चपेट में। 400 फीट बोरिंग भी बेअसर। महबूबनगर जिले में खाना पकाने के पानी पर भी आफत। बुंदेलखंड और तेलंगाना में तो हालात इतने बुरे हैं कि लोग पानी की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इलाहाबाद में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से 2 लोगों की मौत। इलाहाबाद में अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें यूपी के शहर इलाहाबाद की हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही लोग यहां गर्मी से जूझते नजर आने लगे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से पिछले 24 घंटों में यहां 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ऑटो चालक था और एक रिक्शा चालक। सैकड़ों लोग हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 10 दिनों में तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। मुद्रा योजना के तहत प्रधानमंत्री ने ई रिक्शा का वितरण भी किया। स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकेगा। पीएम ने गरीबों से इस योजना का लाभ लेकर खुद का कारोबार करने को कहा। पीएम ने कुछ लोगों को ई रिक्शा का वितरण भी किया और उन्हीं लोगों के साथ मंच के पास ही बने एक स्टॉल पर चाय पर चर्चा भी की। पीएम ने ई रिक्शा की सवारी भी की। जगजीवन राम जी की एक विशेषता रही, वे हमेशा मेरिट के आग्रही रहे। स्कॉलरशिप भी वो मेरिट पर लेने के आग्रही रहते थे। अगर मेरिट पर जो न मिले उसको लेने से इनकार करते थे। मोदी ने कार्यक्रम में जगजीवन राम के बहाने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि जगजीवन राम को भुला दिया गया है। देश की सबसे तेज दौड़ने वाली गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन ने आज दिल्ली से आगरा के बीच का सफर तय किया। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ये ट्रेन। गतिमान एक्सप्रेस सुबह 10:09 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई और पूरे 100 मिनट में 11:49 पर आगरा पहुंच गई। इस तरह ट्रेन ने निर्धारित 100 मिनट में दिल्ली से आगरा का सफर तय किया। गतिमान एक्सप्रेस में शानदार खानपान और मनोरंजन का भी इंतजाम है। ट्रेन में वाईफाई की भी सुविधा है। गतिमान एक्सप्रेस में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल होस्टेस भी है। गतिमान एक्सप्रेस रोज दिल्ली से आगरा के बीच का सफर पूरा करेगी, लेकिन शुक्रवार को नहीं चलेगी ये ट्रेन। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या के मामले में पुलिस अभी भी खाली हाथ है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को संपत्ति विवाद के एंगल से जोड़कर भी जांच कर रही है। तंजील अहमद की हत्या के मामले में शादी के वीडियो में जो 3 संदिग्ध दिख रहे हैं, उनमें से एक की पहचान कर ली गई है। मोहम्मद अर्शी नाम का ये शख्स खुद शाम को पुलिस के आला अधिकारियों के बीच पहुंचा। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच रही है। तंजील अहमद की हत्या 3 दिन पहले यूपी के बिजनौर में अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी, लेकिन 72 घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है। एनआईए के अफसर तंजील अहमद की हत्या की केस की जांच यूपी पुलिस कर रही है। हालांकि इस केस में यूपी पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजनौर में 3 दिन पहले तंजील को जब गोली मारी गई थी, उस वक्त सबसे पहले वहां पहुंचे थे मोहम्मद आलम। पेशे से मीट कारोबारी आलम ने जख्मी तंजील को देखते हुए यूपी पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी, लेकिन मौके पर पहुंचने की जगह यूपी पुलिस ने चश्मदीद मोहम्मद आलम को अड्डे पर आने को कहा। 100 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर एक नंबर से कॉल आया था हमारे पास, तो उन्होंने मुझे बुलाया उल्टा। पूछा गाड़ी क्या है, मैं बोले वैगनआर गाड़ी है, डीएल नंबर गाड़ी। बोला इंग्लिश बोलना बंद कर और यहाँ को अड्डे पे आ जा। ऐसे में सवाल उठ रहा कि अगर उसी वक्त यूपी पुलिस ने चुस्ती दिखाई होती तो शायद हत्यारे पकड़े जा सकते थे।
पठानकोट आतंकी हमले की जांच पर पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर दिया धोखा। भारत से लौटी पाकिस्तान की जांच टीम ने हमले को भारत का ड्रामा बताया। 29 मार्च को पाकिस्तान की उच्च स्तरीय टीम पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई थी, लेकिन वापस लौटते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। मीडिया में लीक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जांच टीम ने पठानकोट हमले को भारत का ड्रामा और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश बताया है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि आतंकी पाकिस्तान से पठानकोट में हमले के लिए दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी जांच टीम ने भारत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने NIA अधिकारी तंजील अहमद को मुस्लिम बताकर भारत पर हत्या का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान की जांच टीम के रवैये के बाद विरोधी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार करार दे रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह से घुटने नहीं टेके जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। एक तरह से आपने ISI को क्लीन चिट दे दी है, जो कि मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह से ISI को क्लीन चिट दी है कि ISI किसी भी हमले का दोषी नहीं है। 56 इंच का सीना फुलाकर लाल आंखें करने वाले प्रधानमंत्री जी की आकस्मिक पाकिस्तान यात्रा और नवाज शरीफ जी के साथ दावतें खाना भी लगता है काम नहीं आया। देश के 125 करोड़ लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आडंबरबाजी छोड़िए और गंभीर कूटनीति अपनाइए, जिसकी देश को आपसे दरकार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले से ही पाकिस्तान की जांच टीम में ISI अफसर के शामिल होने का विरोध कर रही थी। अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज। प्रत्युषा के माता पिता और दोस्तों के बयान के बाद दर्ज हुआ मामला। प्रत्युषा बनर्जी की मौत के बाद उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सीने में दर्द की शिकायत की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन मुंबई के बांगुर नगर थाने में इनके खिलाफ IPC की धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने, धारा 504 यानी अपमानित करने, धारा 506 यानी धमकी देने और धारा 323 यानी मारपीट करने का केस दर्ज किया गया है। टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली प्रत्युषा बनर्जी शुक्रवार को मुंबई के गोरेगांव में अपने घर में पंखे से लटकी मिली थी। पुलिस इस मामले में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज से भी पूछताछ कर चुकी है। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने प्रत्युषा बनर्जी की मौत पर कहा कि दुनिया फाइटर का सम्मान करती है, लूजर का नहीं। हेमा मालिनी ने मीडिया को भी खरी खोटी सुनाई। हेमा मालिनी ने ट्विटर पर लिखा, इन मूर्खतापूर्ण आत्महत्याओं से कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी ईश्वर का उपहार है। हमें सभी बाधाओं पर काबू पाकर सफल होना सीखना चाहिए, ना कि दबाव में खुद को खत्म कर देना चाहिए। दुनिया फाइटर का सम्मान करती है, किसी लूजर का नहीं। हेमा मालिनी ने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगली सनसनीखेज खबर आने पर ऐसी खबर भुला दी जाती है। टैक्स बचाने के लिए विदेश में कंपनी बनाने के इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे पर अमिताभ बच्चन का बयान। बोले, रिपोर्ट में छपी किसी कंपनी को नहीं जानता। मैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से बताई गई किसी कंपनी को नहीं जानता, जैसे सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड, लेडी शिपिंग लिमिटेड, ट्रेजर शिपिंग लिमिटेड और ट्रैम्प शिपिंग लिमिटेड। मैं कभी भी ऊपर बताई गई किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया हो। मैंने अपना सारा टैक्स भरा है, जिसमें विदेश में खर्च किए गए पैसे भी शामिल हैं। मैंने विदेशों में जो भी पैसे भेजे हैं, उसमें कानून का पूरी तरह पालन किया गया है। जो भी हो, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहीं ये नहीं कहा गया है कि मेरी तरफ से कोई गैर कानूनी काम किया गया है। आपको बता दें कि मध्य अमेरिकी देश पनामा के एक कंपनी के लीक हुए दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है कि 500 भारतीयों समेत कई देशों के नेताओं ने ऐसे कई देशों में कंपनियां खोली हैं जहां टैक्स को लेकर कोई पूछताछ नहीं होती। अमिताभ की सफाई के बावजूद कभी उनके करीबी मित्र रहे अमर सिंह कह रहे हैं कि जाने अनजाने अगर ऐसा हुआ है तो अमिताभ दोषी होंगे और इसकी सजा 10 साल है। अगर अमिताभ जेल जाएंगे तो वो उनसे मिलने जेल भी जाएंगे। प्रावधान बहुत कड़े हैं, 10 साल की जेल है, जीवन भर। हालांकि एक ट्विटर में उन्होंने मुझे राक्षस कहा है, लेकिन मैंने उनको भाई कहा था, भाई कहता हूँ, भाई कहूँगा। अगर वो जेल गए तो मैं उनसे मिलने जेल जाऊंगा। राजधानी दिल्ली में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर।
बेकाबू मर्सिडीज की टक्कर से एक शख्स की मौत। हादसा सोमवार रात दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक स्कूल के पास हुआ। सिद्धार्थ शर्मा नाम का एक युवक सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी। अस्पताल जाते जाते सिद्धार्थ ने दम तोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक कार में से 4 से 5 नाबालिग सवार थे। हादसे के बाद वो कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कार सिविल लाइंस इलाके के एक कारोबारी की है। इस मामले में लापरवाही से कार चलाने का केस दर्ज किया गया है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार में नीतीश कुमार ने चुनावी वादा निभाया। बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू, होटल और बियर बार में भी नहीं छलकेंगे जाम। तो शराबबंदी हुई उसका लोगों ने स्वागत किया और एक बहुत ही स्वच्छ वातावरण बना है। नीतीश कैबिनेट ने हर तरह के शराब की बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि आर्मी कैंटीनों में शराब बिक्री की रोक लागू नहीं होगी। नीतीश सरकार ने देसी शराब पर 1 अप्रैल से ही पाबंदी लगा दी थी। इसी के तहत देसी शराब बनाते या बेचते पकड़े जाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। पूर्णतः शराबबंदी के नीतीश कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार देश का चौथा शराब मुक्त राज्य बन गया है। मिजोरम, गुजरात और नागालैंड पहले से ही शराब मुक्त राज्य है। राजस्थान के अजमेर में विदेशी जोड़े से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश, बचाने आए विदेशी युवक पर कातिलाना हमला कर आरोपी फरार। शर्मसार करने वाली ये घटना सोमवार को पुष्कर से 12 किलोमीटर दूर अजय पाल धाम के पास हुई। स्पेन से आए 2 विदेशी जोड़े वहां घूमने गए थे। आरोप है कि रास्ते में शराब पी रहे कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया और एक विदेशी युवती के कपड़े फाड़कर रेप की कोशिश की। हो अल्लाह सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। वारदात के दौरान आरोपियों ने एक विदेशी युवक को सिर पर पत्थर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़ित सैलानियों ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। हालांकि उनसे मिली जानकारी के आधार पर अजमेर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 सगी बहनों के शव उनके घर से संदिग्ध हालत में मिले हैं। पुलिस को शक है कि दोनों ने नौकरी न मिल पाने की वजह से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फतेहाबाद के भुना कस्बे के इस घर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब महेश धमीजा नाम के व्यक्ति ने अपनी 2 पढ़ी लिखी बेटियों को घर में मृत पाया। महेश धमीजा के मुताबिक उनकी 27 साल की बेटी कोमल एमकॉम पास थी और 25 साल की शिल्पा ने MBA किया था, लेकिन दोनों काफी वक्त से नौकरी न मिलने की वजह से परेशान थी। लड़कियों के पिता के मुताबिक वो और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। उसी वक्त दोनों बेटियों ने खुद को उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बाइक चोरी करने के आरोप में 3 दलित बच्चों की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कंजर जनजाति के इन बच्चों पर ऊंची जाति के एक शख्स की बाइक चुराने का आरोप है। इन बच्चों को भीड़ ने पहले पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा और उसके बाद नंगा कर गांव में घुमाया गया। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल कैमरे में जुल्म की ये तस्वीर कैद कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को इलाज के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया है। इस मामले को लेकर राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे सरकार पर दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। हरियाणा को सीधे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा लॉन्च। दिल्ली NCR में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होने की उम्मीद। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पलवल में आयोजित इसी कार्यक्रम में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से मानेसर पलवल का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे को कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। पहले चरण में अभी सिर्फ एक्सप्रेसवे के 52 किलोमीटर हिस्से को ही आम जनता के लिए खोला गया है। एक्सप्रेसवे के खुलने से अब राजस्थान और हरियाणा से आने वाले वाहन गुड़गांव और दिल्ली में घुसे बिना सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आगे जा सकेंगे। दिल्ली से भारी वाहनों का बोझ घटेगा। दिल्ली NCR से प्रदूषण कम होगा। अनुमान है कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के खुलने से दिल्ली और गुड़गांव में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश में करीब 7% की कमी आएगी। उज्जैन से हंस की पहली पेशवाई निकल रही है। जो जूना अखाड़ा है यानी कि देश का सबसे पुराना अखाड़ा है, उसके विशाल ध्वज चल रहे हैं। ध्वज के साथ साथ फिर पीछे लंबी शोभा यात्रा निकली हुई है। तकरीबन
कई किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा है। इस पेशवाई की अगुवाई से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे हैं और तकरीबन कई किलोमीटर लंबी पेशवाई ये होती है जो लगातार चलती रहती है। आने वाले दिनों में ऐसे तमाम अखाड़ों की अपनी अपनी पेशवाई निकालेगी जिसमें इस तरीके से शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। मुंबई धमाकों पर फैसला आएगा, तंजील के हत्यारों का क्या सुराग मिल पाएगा और रेपो रेट घटने के बाद क्या EMI भी घटेगी। आप देखते रहिए ABP न्यूज।